हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो देखिए, होता ये है कि हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस के फॉर्म में। अब आप जानते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन में एक सेल से दूसरी, दूसरी से दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल्स बनती रहती हैं बॉडीज़ के अंदर। क्योंकि अगर न्यू सेल्स नहीं फॉर्म होगी तो जो अगर चोट लगती है तो चोट लगने के बाद वहाँ पे जो नई लेयर चढ़ती है वो नहीं चढ़ेगी। तो इसलिए सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। अब मियोसिस जो सेल डिवीजन है ये होता है मेल और फीमेल। मेल में जो हमारे स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में जो एग्स होती हैं, इनमें ये मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं गैमीट्स में, ठीक है। अगर मेल स्पर्म और फीमेल एग्स की बात की जाए तो गैमीट इसको एक कंबाइंड वर्ड दे सकते हैं। तो गैमीट्स में जो सेल डिवीजन होता है फॉर्म, वो होता है मियोसिस का। तो देखिए, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। वो ये है कि माइटोसिस से हमेशा दो डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। कितनी डॉटर? दो डॉटर न्यूक्लियाई। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस से हमेशा चार डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। और जो मियोसिस से चार डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, इनमें हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो मियोसिस से जो 4 सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स जो बनती हैं, उसमें क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड इन नेचर होता है। हैप्लॉइड मतलब 23 23 23 23। वहीं माइटोसिस से जो सेल्स फॉर्म होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर 46 ही होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स, हिंदी में जिन्हें गुणसूत्र आप कहते हैं, वो होती है 23 पेयर्स में, यानी कि 46 नंबर। 46 इन नंबर्स, 23 इन पेयर्स। और वही मियोसिस में यही जो होती है 23 23 23 हर डॉटर सेल्स में पहुंचती हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मियोसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो एक हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स, हमेशा आपने पढ़ा होगा, होमोलोगस पेयर्स में होते हैं। होमोलोगस क्या होता है? देखिए, होमोलोगस पेयर्स, अगर आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देती हूँ, जो बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46, ठीक है, यानी कि 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं पेयर्स की बात, अगर आप क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। बीच में सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोमियर, और इससे हमारे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं। कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर याद करें, अब देखिए, अगर क्रोमोसोम्स बॉडी में होमोलोगस पेयर्स में है, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर इस क्रोमोसोम्स के इस वाले आर्म पे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सपोज आप हेयर कलर कह दें, हेयर कलर के लिए जीन है, तो इस वाले पर भी हेयर कलर के लिए ही जीन होगा। लेकिन कलर सेम हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें ब्राउन हेयर्स के लिए है तो इसमें ब्लैक हेयर्स के लिए भी हो सकता है। तो मतलब होमोलोगस पेयर्स में ही तो है, मतलब इंफॉर्मेशन तो एक ही देंगे पर उनकी वेरिएबिलिटी होगी। और मियोसिस सेल डिवीजन ही होता है जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसी इंडिविजुअल में लाता है। अगर माँ बाप हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो एकदम डिक्टो पेरेंट की कॉपीज नहीं होता है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जीन्स वहीं से आ रहे हैं पर वेरिएशंस होते हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है ये मियोसिस सेल डिवीजन से आती है। अब बच्चे का हेयर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रेइश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जीन्स हैं वो ब्राउन और ब्लैक के लिए हैं और सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर लें, इसलिए हम इनको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आइए आगे बढ़े। होमोलोगस पेयर क्या होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, मेल्स में टेस्टीज में जो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसके बाद मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 सेल्स बनती हैं।
4 सेल्स में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम सब में होंगे। और ये जो मेल्स में जो स्पर्म सेल्स हैं, जो 4 बन रहे हैं, ये चारों एक्टिव होते हैं, चारों एक्टिव होते हैं। वहीं अगर हम फीमेल्स में आ जाएं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस oogenesis होती है, oogoनियम से स्टार्ट होकर के प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes एंड देन एग का फॉर्मेशन होता है। 4 एग्स तो यहाँ भी बनती हैं, लेकिन ये चारों एक्टिव नहीं होती हैं। इनमें भी हर एक में 23 क्रोमोसोम्स होता है, हैप्लॉइड जिसे आप कहेंगे, लेकिन ये चारों एक्टिव नहीं होगी, कोई एक ही एक्टिव होगा। ठीक, कोई एक एक्टिव होगा। फिर ये जो है मेल और फीमेल, ये दोनों चीजें मिलके अल्टीमेटली फॉर्म करती हैं क्या, जाइगोट को। ठीक है, बच्चा बनता है जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स फादर से, 23 मदर से आकर के एक 46 क्रोमोसोम्स का बेबी बनता है माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन आपको क्लियर हो गया, किस में होता है, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स में। ठीक, मेल और फीमेल्स में। अब देखिए मियोसिस सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। वहीं माइटोसिस में जब हम सेल डिवीजन हम अगर देखते हैं तो सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, G1, S, G2 और फिर M फेज आता है। ठीक है, और ये M फेज जो होता है ये होता है माइटोसिस, और ये माइटोसिस फर्दर डिवाइड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। ठीक है, अब जिन सेल्स को डिवाइड होना है वो यहाँ आ गई, और जिन्हें नहीं डिवाइड होना होता है वो चली जाती है G0, जिसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। वो सेल डिवाइड नहीं होती है, वो वापस क्विसेंट स्टेज में चली जाती है। अब मियोसिस की हम बात कर रहे हैं तो मियोसिस 2 टाइप का, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 जो होता है वो प्रोफेज होता है, और इसी प्रोफेज में आपको बहुत सारी क्रॉसिंग ओवर जैसी एक कंडीशन होती है वो देखने को मिलेगी, जिसको हम आगे बताते हैं आपको क्या होता है। तो देखिए प्रोफेज जो होता है ये फर्दर क्लासीफाई होता है लैप्टोटीन में, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब हम फिर उसके बाद मियोसिस 1 प्रोफेज 1 हुआ, जो कि फर्दर ये लैप्टो, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में डिवाइड है। फिर उसके बाद ये मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में। वहीं पर मियोसिस 2 की बात करें तो ये भी होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में ये डिवाइड होता है। ठीक है, अब चलिए प्रोफेज शुरू करते हैं। देखिए प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज में जो सेल न्यूक्लियाइज होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये सब डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, ये सब डिसअपियर होने लगती हैं। क्रोमोसोम्स का क्या होने लगता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स का जब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो वो दिखना शुरू हो जाती हैं, और जब वो दिखना शुरू हो जाती हैं तो उसको कहते हैं, वो स्टेज जो होती है वो लैप्टोटीन की स्टेज होती है। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस शुरू होता है, और लैप्टोटीन में जो होता है ये जो क्रोमोसोम्स होती हैं ये कंडेंस्ड होकर के दिखना शुरू हो जाती हैं थ्रेड्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर हम आते हैं जाइगोटीन में, ध्यान से समझिएगा। जाइगोटीन में, सॉरी मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, मेल और फीमेल एग्स फ्यूज, मेल स्पर्म फीमेल एग फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्म करती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जाइगोट बनता है। एक ऐसा समझ लें कि ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने अलग अलग कलर से भी बना दिया है इसको, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सॉरी ठीक है, जो जिस सेंटर जो होता है, सेंट्रोमियर जो होता है, सॉरी ये जो सेंट्रोमियर होता है ये एक ही होता है। ठीक है, ये एक ही होता है, और ये आपस में जो सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर के एक होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो जब ये एक के ऊपर एक लगी होती है तो ये जो 4 आर्म्स आपको दिखने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा एक ही सेंटर से 4 आर्म्स निकल रहे हैं। तो वो 4 आर्म्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं, टेट्राड। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, और जो इस टेट्राड के फॉर्मेशन में जो कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये हो गया जाइगोटीन।
अब आते हैं पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज में क्या होता है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर ये आम समझ लीजिए आप कि कोई ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है आंखों का, ये कोई ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में मिक्स होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है, फ्यूज होकर के इंफॉर्मेशन को आपस में चेंज करेंगे, ठीक है, आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि पार्ट्स का एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं पैकिटीन, ठीक है। फिर आप आइए डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होने लगता है कि वापस से वो क्रोमोसोम्स अलग अलग दिखना आपको शुरू हो जाएगी, जो उनके क्रोमैटिड्स हैं वो आपको अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा। अब अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, जो आपको अलग अलग दिखने लगेगा एक्सचेंज होने के बाद, जो पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं काइज़मेटा। क्या कहते हैं? काइज़मेटा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब क्रोमोसोम्स पूरी तरह से क्लियरली विजुअलाइज हो जाएंगे, और क्लियरली विजुअलाइज होने के बाद अब क्या होगा, अब शुरू होगी डाइकाइनेसिस की प्रोसेस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में दो सेल्स आपको दिख जाएंगी, आराम से दिखने लगेंगी अलग अलग सेल्स, और ये अलग अलग सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर आधे आधे होंगे, 23-23, ठीक है। अब आइए आगे, अब हमें देखना है, ये हुआ आपका प्रोफेज 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज 1 की। अब देखिए मेटाफेज 1 में क्या होगा, अगर हम माइटोसिस को थोड़ा सा रिकॉल करें तो माइटोसिस में क्या होता है, मेटाफेज में माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पूरे एक तरफ सेंटर में आकर के अटैच हो जाते हैं। क्या होता है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्या करेंगे, सेंटर में आकर के अटैच हो जाएंगे। जब ये सेंटर पे आ जाते हैं तो ये जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। तो माइटोसिस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वे इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आकर के सेटल डाउन हो जाएंगी, सब एक लाइन में आपको दिखने लगेंगी। जब एक लाइन में दिखने लगेंगी तो एक आदमी होता है सेंट्रियोल, ठीक है, वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगे तो स्पिंडल फाइबर्स का जब फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को दूर करने की कोशिश अब करने लगेंगे। अब ये देखिए मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को बीच से पकड़ेंगे, काइनेटोकोस प्रोटीन होता है जिससे ये अटैच हो, जिसकी वजह से ये अटैच होने लगते हैं, तो ये क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को एक तरफ से पकड़ेगा, ठीक है। अब जब एक तरफ से पकड़ेगा तो आगे क्या होगा, एनाफेज की स्टेज आएगी। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो इन्होंने इधर से पकड़ लिया था ये क्या करेंगे, अब क्रोमोसोम्स को डिफरेंट पोल पर लेकर के चले जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट पोल पे क्रोमोसोम्स पहुंच गए, ठीक है, ये हुआ आपका एनाफेज। और अब क्या आपको दिखेगा, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से अपीयर शुरू हो जाएगी। जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी वो अब वापस से आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल होना शुरू हो जाएगी, आपको सेल्स दिखने लगेंगे। ये सेल्स में 23 पेयर्स ईच है, 23 इन नंबर्स ईच है, और ये जो है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब सेल्स तो दिखने लगी, तो अब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऐसे बीच से कुछ चालू होगा, शुरू होगा, और हर सेल्स, दोनों सेल्स जो है अपनी अलग अलग पोजीशन में अपने अपने क्रोमोसोम्स के संग धीरे से सेपरेट हो जाएंगी, और दोनों में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो ये होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोसोल से डिवीजन होता है, ठीक। तो ये होता है मियोसिस 1। अब हम आ जाए मियोसिस 2 के पास। तो मियोसिस 2 में भी मैंने आपको क्या बताया, मियोसिस 2 में जो होता है उसमें भी वही सेम फेजेस होते हैं, बस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, 4 फेजेस यहाँ पे भी आपको ध्यान देनी है। तो अब प्रोफेज 2 में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेंगी, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होंगे और वापस से दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हुआ प्रोफेज 2 में। अब आइए फिर से मेटाफेज में आ जाते हैं। मेटाफेज में फिर वही चीज़ें होंगी कि क्या होगा कि मेटाफेज में ऐसे समझ लीजिए
मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अटैच है और अब ये क्या करेंगे स्पिंडल फाइबर्स कि दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स को बीच से पकड़ेंगे, अटैच करेंगे सेंटर से, यहाँ से सेंटर से ये दोनों तरफ से इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, अब जब आगे फर्दर डिवीजन होगा, यहाँ पे अभी ये इक्वेटोरियल प्लेट्स पे है, कहाँ पे है, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एनाफेज में पहुंचेंगे। अब एनाफेज में जब ये पहुंचेंगे तो एनाफेज में पहुंचने के बाद अब ये देखिए आप क्रोमैटिक थ्रेड्स दो दो पहुंच गए इधर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे हो जाएंगे। अब इक्वेटोरियल प्लेट्स पे नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे है, ठीक है। ये हो गया एनाफेज। अब आइए टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा, आप देख रहे हैं आप, ये हो गया टीलोफेज में 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। क्या बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी और चारों डॉटर सेल्स के पास क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर 23 ईच है, ठीक है। अब ये जो है मियोसिस की प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। किस लिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, क्योंकि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं और दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स का एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है माइटोसिस की प्रोसेस में। अब लेकिन ये जो स्पर्म आ रहे हैं और एग्स आ रहे हैं, इसमें कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि अगर पूरे 46 फादर से आएंगे, 46 मदर से आएंगे तो क्या बनेगा, कितने सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कुछ बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट एंटाइटी बन जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है 23, क्योंकि हमें इंडिविजुअल तो चाहिए, एक जाइगोट तो बनेगा लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 46 ही होंगे ना, 46 का डबल तो नहीं कर सकते। तो इसलिए 23 मॉम से आएंगे, 23 डैड से आते हैं। तो 23 जो आएंगे, स्पर्म सेल्स बनती हैं 4 और चारों एक्टिव होती हैं, लेकिन फीमेल्स में जो एग्स बनते हैं वो 4 तो बनती हैं पर एक्टिव एक ही होता है और वही जाके फ्यूज करता है अल्टीमेटली स्पर्म सेल से और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और वो जाइगोट जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, जबकि स्पर्म और एग्स में 23 होते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हमेशा भी आपने देखा होगा एकदम कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के जैसा नहीं दिख रहा होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माँ से आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा से आते हैं, फिर एक इंडिविजुअल एंटाइटी वो बनता है, कभी भी वो एकदम डिट्टो नहीं होता है कोई भी। तो ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, ये मियोसिस की वजह से आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर सब चीज़ें समझ में आ गई, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेक्चर के संग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन ये वीडियो मेरा जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा, वेदर इट इज़ डिप्लोमा और बैचलर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।